द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 33। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ज़ीशुआन अपने मास्टर से अलविदा लेता है और अपनी पत्नी यानी कि याओयाओ बाई के साथ वहां से चला जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि पीच के बगीचों में पार्टी चल रही है जहां सभी दानव और सभी भगवान आए हुए थे और ये पार्टी ज़ीशुआन ने रखी थी अपनी पत्नी और सभी दानव के लिए, क्योंकि वो उनका धन्यवाद करना चाहता था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उसकी और उसकी पत्नी की बुरे वक्त में मदद की थी और उसके साथ ही साथ जब याओयाओ बाई उसके पास नहीं थी तब उन सब ने अपनी आंतरिक गर्मी का इस्तेमाल करके उसकी जान भी बचाई थी। पर ज़ीशुआन शो ऑफ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उन सभी को ये कहकर बुलाया था कि ये पार्टी व्हाइट एम्परर ने दी है और इस पार्टी के बाद ज़ीशुआन अपनी पत्नी को वो तीसरा उपहार देता है। उसका तीसरा उपहार का मतलब याओयाओ बाई को उसे उसके दानव दुनिया में वापस ले जाना था, इसलिए वो उसे वहां अकेला छोड़कर वापस आ जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम रानी माँ को देखते हैं जिससे मिलने ज़ीशुआन आया है। अब रानी माँ कहती है कि तुम सभी जीवित चीजों की जिम्मेदारी के बोझ तले दबे हुए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो करोगे। ये उत्सव अचानक से विदाई कब बन गया? याओयाओ बाई ने जो भी किया सही किया, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ज़ीशुआन कहता है कि मैं आपकी दया के काबिल नहीं हूँ, मैं ये जानता हूँ, पर मैं उसे अपने लिए और अधिक पीड़ित नहीं होने दे सकता। रानी माँ कहती हैं कि हम भाग्य के खिलाफ कभी नहीं जा सकते, लेकिन दिल वो है जिसे हम वास्तव में महत्व देते हैं। कुछ लोग अपने भाग्य के कारण सफल होते हैं और कुछ लोग अपने भाग्य के कारण ही असफल हो जाते हैं और आपको इसके बारे में एक ना एक दिन जरूर पता चलेगा, लेकिन अभी इसका समय नहीं आया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में विस्तार से सोचें और सोच समझ कर ही फैसला करें। मैं नहीं चाहती कि यह उत्सव हमारे लिए या उनके लिए विदाई में बदले। वहीं दूसरी तरफ हम याओयाओ बाई को देखते हैं जो कि अपने पति यानी कि ज़ीशुआन के बारे में सोच रही थी और उसे याद कर रही थी। अब माउंटेन किंग ज़ीशुआन के बारे में सोचती है कि कोई इतना भी बुरा कैसे हो सकता है, वो याओयाओ बाई को छोड़कर कैसे जा सकता है। तभी उसका दानव कुछ तितलियों को देखता है जो थोड़ी अजीब सी थी। माउंटेन किंग उससे कहती है कि तुम क्या देख रहे हो? तभी वो दानव उससे बताता है कि यहाँ तितलियाँ हैं जो कि थोड़ी अजीब हैं। तभी माउंटेन किंग उसकी तरफ देखती तो है, लेकिन उसे वहाँ कोई तितली नहीं दिखाई देती। तभी माउंटेन किंग कहती है कि तुम्हें इस तरह से छोटी छोटी बातों पे हंगामा नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम डायमंड है, जिससे मिलने मिस लैंग के शिष्य आए हुए हैं। उसमें से एक शिष्य कहता है कि हम आपका ही इंतजार कर रहे थे और आखिरकार आप हमें मिल ही गई। डायमंड पूछती है कि ऐसा क्या हो गया कि आप हमें खोज रहे थे। तभी वो कहते हैं कि हमारे मरीज आपके लिए सदन के बाहर लाइन लगा रहे हैं। कुछ दिन आपको परेशान करने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, पर यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें आपके भाई और आपकी मदद मिली। यहाँ तक कि मिस लैंग भी आपकी और आपके भाई की चिकित्सा कौशल की प्रशंसा कर रहे हैं। अब डायमंड कहती है कि मरीज बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए अब वापस चलते हैं, लेकिन मुझे बाद में आप दोनों की मदद की आवश्यकता होगी। अगले सीन में हम मिस लैंग और डायमंड को देखते हैं। मिस लैंग कहती है कि 1 महीने का मुफ्त इलाज खत्म हो रहा है, हमारे पास इन दिनों काफी मरीज हैं। डायमंड कृपया उन मरीजों का जल्द से जल्द इलाज करें। इस पर डायमंड कहती है कि मेरे गुरु के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपके हृदय के रोग को ठीक कर सके, और वैसे भी यहाँ पर पहले से ही मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आपके पास और कुछ भी नहीं मुझे बताने को? अब आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पहले से ही काफी मरीज मौजूद हैं, मुझे उन्हें भी देखना है। अब मिस लैंग उस जगह को और अपने मरीजों को उस पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम माउंटेन टेम्पल देखते हैं जहाँ माउंटेन किंग और लिंगचू थे। माउंटेन किंग उसे बताती है कि अपोथेकेरी हाउस में नई चिकित्सक आई हुई हैं। क्या वो वास्तव में एक तितली दानव है? लिंगचू कहता है कि वो एक तितली दानव है, आप अपनी क्षमता से सिर्फ एक साधारण सा दानव समझ रहे हैं। अगर तुम चाहो तो तुम उसे एक बार में ही काट कर खा सकते हो। इस पर माउंटेन किंग कहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी खा लूं। मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। अब जब माउंटेन किंग उस डायमंड के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ ज़ीशुआन आ जाता है और कहता है कि मुझे भी इस बात को विस्तार से बताने दो। अब ज़ीशुआन बताता है कि वो उन्हें जड़ी बूटियों के जंगलों में मिली थी जब किंग फैंग अचानक से बेहोश हो गया था और उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे ठीक कर देती है
और उन दोनों से पूछती है, मैंने सुना है कि अपोथेकेरी हाउस जनता का मुफ्त इलाज कर रही है। मेरे भाई और मेरे पास कुछ चिकित्सा कौशल भी हैं, इसलिए हम जानबूझकर यहाँ मदद के लिए आए हैं। और इस तरह से उन्होंने अपोथेकेरी हाउस में घुसने का प्लान बनाया था, जिसमें वो कामयाब भी रहे। और ये डायमंड और उसका भाई दोनों ही दानव हैं, और जो उसका भाई बना हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि टाउटी है, जो कि अपना भेष बदल कर आया है। उन्होंने इस लाभ का उपयोग अपोथेकेरी हाउस में घुसने के लिए किया है। ये सारी बातें सुनकर माउंटेन किंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि अपोथेकेरी हाउस के लोग अभी भी अंधेरे में हैं। इस पर ज़ीशुआन कहता है कि हाँ, जिस तरह से उन्होंने मुफ्त इलाज करने के बहाने वहाँ प्रवेश किया है, वैसे तो कभी किसी को पता नहीं चल पाएगा कि उनकी असलियत क्या है। सुनने में आ रहा है कि उन लोगों ने जिनका भी इलाज किया है वो सभी एक झटके से ठीक हो जा रहे हैं। वो किसी दवा का भी उपयोग नहीं करते हैं। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद छोटा दानव कहता है कि वो जरूर किसी तरह का काला जादू कर रही होगी। तभी लिंगचू कहता है कि क्या आप इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकते हैं? तभी माउंटेन किंग कहती है कि क्या आपको डायमंड के बारे में पहले से सब कुछ पता था, और एक मैं हूँ कि कब से बेवकूफ़ों की तरह बकबक किए जा रही हूँ। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? तभी लिंगचू कहता है कि तुम अपनी बेवकूफ़ी के लिए मुझे कैसे दोष दे सकती हो, और वैसे भी डायमंड के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ उसके भाई के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, और वैसे भी तुम एक माउंटेन किंग हो, लेकिन इसके बावजूद तुमको इसके बारे में नहीं पता है। तो बताओ, तुम मूर्ख हो या नहीं? माउंटेन किंग कहती है कि अब मुझे मूर्ख बनाना बंद करो और जल्दी से ये बताओ कि उस डायमंड के पीछे वो मास्टरमाइंड कौन है। तभी ज़ीशुआन कहता है कि टाउटी वापस आ गया है। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। माउंटेन किंग कहती है कि मुझे लगा कि वो जल गया है, यानी कि उसने अपनी मौत का ड्रामा किया। इस बात से तो सबसे बड़ा सदमा उस छोटे दानव को लगा, क्योंकि उसने टाउटी का काम पूरा नहीं किया था। अब ज़ीशुआन कहता है कि नहीं, उसने सबको धोखा नहीं दिया है, क्योंकि याओ बाई ने मुझे पहले से ही इसके बारे में आगाह कर दिया था, लेकिन मैं बहुत लापरवाह था। मैंने वास्तव में उसकी बात नहीं मानी। लिंगचू कहता है कि अब वो समय आ गया है कि हम अपनी 1000 साल की नाराजगी को दूर करें, क्योंकि मेरी देवी शक्तियाँ भी आ चुकी हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम उसे मौत के घाट उतार दें। अगले सीन में हम ज़ीशुआन और माउंटेन किंग को देखते हैं। माउंटेन किंग ज़ीशुआन से कहती है कि मैं याओ बाई को माउंट ली भेजने में आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। तभी ज़ीशुआन कहता है कि आपको उसे कल से पहले माउंट ली पर वापस भेजने में मेरी मदद करनी होगी। इस पर माउंटेन किंग कहती है कि क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं उन्हें धोखा दूं या उनका अपहरण करूं? लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। ये बात सुनकर ज़ीशुआन अपने पावर्स की मदद से कुछ करता है, जिसे देखकर माउंटेन किंग पूछती है कि आप कौन से मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी ज़ीशुआन कहता है कि अगर तुम याओ बाई को लाने में सफल नहीं रही तो मैं तुम्हें क्राउड टाइटनिंग स्पेल का स्वाद चखाऊंगा। इतना कहकर ज़ीशुआन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ीशुआन लिंगचू के पास आया है। ज़ीशुआन कहता है कि अपोथेकेरी हाउस मुफ्त इलाज दे रहा है। अधिकांश रोगों का इलाज डायमंड द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो मरीजों की बीमारियों को पौधों में डाल रही हैं और इसे पौधों में डालने के लिए तितलियों का उपयोग कर रही हैं, और यही कारण है कि यहाँ आसपास के पौधे मुरझा रहे हैं। इस पर ज़ीशुआन कहता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही अपने लोगों को पता करने के लिए लगा दिया है। जल्द ही पूरा सच सामने आ जाएगा। याओ बाई की मास्टर उससे कहती हैं कि मैंने आपके बारे में ग्रीन सम्राट से चर्चा की है। तभी बाई कहती है कि क्या ग्रीन सम्राट ने आपको ये बताया कि ज़ीशुआन की चोट को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? तभी उसकी मास्टर कहती है कि 1 महीने बाद खुद रानी माँ व्यक्तिगत रूप से ज़ीशुआन को ठीक कर देंगी। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।